नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। चुनाव सुधार को ध्यान में रखकर लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बहुत सी खामियों और आपत्तियों के कारण सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने असंवैधानिक करार दे दिया। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। दरअसल भारत में चुनाव एक बहुत महंगी प्रक्रिया होती जा रही है। भले ही आयोग इसके खर्चे की सीमा निर्धारित करता हो, लेकिन सच तो यह है कि देश में चुनाव जीतने के लिए नैतिक और अनैतिक तरीकों का सहारा लिया जाता रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव सुधार की दिशा में इलेक्टोरल बॉन्ड शुरू किया गया। भारत में चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में लाए गए थे। सरकार के मुताबिक जारी होने के बाद से अब तक 19 किश्तों में 1.15 अरब डॉलर कीमत के इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे जा चुके हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा अंश सत्ताधारी पार्टी को मिलने के आरोप समय समय पर लगाए जाते रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा पेंच इसकी जानकारी नहीं देने को लेकर भी रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी याचिकाएं लंबित थी और संविधान पीठ इसकी सुनवाई कर रही थी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी। सर्वोच्च अदालत ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। साथ ही 6 मार्च तक भारत के चुनाव आयोग ने बैंक को 13 मार्च तक आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार पर क्या असर होगा? और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आरोप प्रत्यारोप और सियासत भी देखी जा रही है। इसी मुद्दे पर जनता मांगे जवाब में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगाने का निर्णायक फैसला सुनाया है। कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए इस स्कीम को असंवैधानिक करार दिया। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से भी चुनावी बॉन्ड से जुड़ी अहम जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बॉन्ड में गोपनीयता को मतदाता के अधिकार का उल्लंघन माना है। चुनावी पार्टियों, खासकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ा झटका है, क्योंकि इसी पार्टी को पिछले आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा डोनेशन मिला था। निर्वाचन आयोग को सौंपी गई पार्टी की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में भाजपा को 2120 करोड़ रुपए मिले, जिसमें 61% चुनावी बॉन्ड से प्राप्त हुए। वर्ष 2021-22 में भाजपा को कुल 1775 करोड़ का चंदा मिला। वर्ष 2022-23 में पार्टी की कुल आय 2360.8 करोड़ रुपए रही, जो 2021-22 में 1917 करोड़ रुपए ज्यादा थी। कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से 171 करोड़ रुपए की आय हुई, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 236 करोड़ रुपए से कम रही। आपको बता दें कि चुनावी बॉन्ड की घोषणा साल 2018 में की गई थी। चुनावी बॉन्ड योजना को पॉलिटिकल फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था। इसमें किसी भी पार्टी को चंदा देने वाले का नाम गुप्त रहता था। चुनावी बॉन्ड हर तिमाही की शुरुआत में सरकार की ओर से 10 दिनों की अवधि के लिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। सरकार की ओर से चुनावी बॉन्ड की खरीद के लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के पहले 10 दिन तय किए गए हैं। दरअसल चुनावी बॉन्ड को सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है, यानी आम आदमी आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड से संबंधित जानकारी नहीं मांग सकता है। जबकि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, वोटर्स का हक है कि वो पार्टियों के फंड के बारे में जानकारी रखे। चुनाव आयोग को भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारी वेबसाइट पर देनी होगी। सरकार की दलील थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल फंडिंग में ब्लैक मनी और गड़बड़ झाला रुक सकेगा, जबकि कोर्ट ने कहा काला धन रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब राजनीतिक दलों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही है। सबके अपने अपने तर्क हैं। It also exposes the BJP to perhaps the biggest, the Prime Minister keeps on saying, where is the scam, where is the scam, or where it is now, Modi ji, right in front of your eyes, your scam, this government scam.
The scam that you used for the purposes of political aggrandizement, the scam that you used for the purposes of persuading people to join you, apart from the ED and apart from the CBI. प्रजातंत्र को ये खत्म करने वाली स्कीम थी, एक पार्टी के हित में थी, ऑपोजिशन को क्रश करने के लिए थी, और जिस तरह से एनोनिमसली कॉरपोरेशंस पैसा डोनेट कर रहे थे, इसका मतलब यही था कि रूलिंग पार्टी को बेनिफिट करने के लिए स्कीम बनाई गई थी। बहुत अच्छा हुआ, प्रजातंत्र की ये जीत है। जो सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का यह फैसला है, अतः पार्टी की ओर से और संभवतः सरकार की ओर से आवश्यकता पड़ेगी तो इसका सुविचारित टिप्पणी की जाएगी। आज जब मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर बैठा हूं तो कुछ बातें हम कहना चाहते हैं। ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो उसके लिए भी लाया गया था। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए। जिनका पूरा संस्कार घूस पर है, वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। चुनावी बॉन्ड को लेकर हमेशा ही पक्षपात के आरोप लगते रहे हैं। इसको राइट टू इंफॉर्मेशन के दायरे में न लाने को लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते रहे हैं। एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग में से 56% चंदा चुनावी बॉन्ड के रास्ते से ही आ रहा है, और कितना चंदा कहां से आ रहा है इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं है। अब देखना यह होगा कि चुनावी चंदे के गोरख धंधे पर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलने के बाद सियासतदान दानदाताओं से दान लेने का क्या रास्ता निकालते हैं। स्पेशल डेस्क, स्वदेश न्यूज। तो चुनावी चंदा, सुप्रीम शिकंजा। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में बीजेपी सरकार लेकर आई थी कि पारदर्शिता बनी रहेगी, चुनाव में सुधार होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक अब करार दिया। अब देखना होगा कि अब इस पर, जिस तरह से बीजेपी ने कहा है कि हम इस पर कोई ज़्यादा खास टिप्पणी नहीं करेंगे और पूरी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया उसके बाद हम टिप्पणी करेंगे। लेकिन कुछ आपको और आंकड़े भी बता दें ग्राफिक्स के जरिए। वर्ष 2022-23 में पार्टी कुल आय आपको बता रहे हैं 2021-22 में 1917 करोड़। कांग्रेस को चुनावी बॉन्ड से 171 करोड़ रुपए की आय हुई, जो वित्त वर्ष 2021-22 में 236 करोड़ रुपए से कम रही। बीजेपी को 2022-23 में कुल 720 करोड़ रुपए मिले। 21-22 की तुलना में 17.1% ज्यादा रहा ही है। कांग्रेस को 22-23 में कुल 79.9 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। 21-22 में 16.3% कम चंदा मिला। बीजेपी को 21-22 की अगर बात करें तो 614.62 करोड़ रुपए की यहां पर प्राप्ति हुई इलेक्टोरल बॉन्ड से। कांग्रेस को 22-23 में 95 करोड़, एनसीपी को 21-22 में 57.9 करोड़ रुपए यहां पर प्राप्त हुए हैं। सीपीआई-एम की बात कर लें तो 21-22 में तकरीबन 10 करोड़ रुपए यहां पर प्राप्त हुए। सीपीआई की बात करें तो 21-22 में तकरीबन 2 करोड़ के आसपास यहां पर चंदा मिला। टीएमसी को 43 लाख रुपए के आसपास यहां पर चंदा मिला इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। नेशनल पीपल्स पार्टी की बात करें तो 35 लाख के आसपास यहां पर चंदा मिला। और आपकी अगर बात करें तो 22-23 में 37 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा मिला। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं कि अब इस पर क्या होगा। जिस तरह से यहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी जिस तरह से बॉन्ड लेकर आई थी, एक बड़ा झटका लगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता दिल्ली से शिवोम मिश्रा जी, तेलंगाना से हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री कांग्रेस से कोंड्रू पुष्पलीला जी, आप पार्टी से हमारे साथ हैं राष्ट्र प्रवक्ता दिल्ली से देवमोहन सिंह जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हैं बलराज मलिक जी, पूर्व चेयरमैन आईसीआई हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीए अंशुल अग्रवाल जी, और हमारे साथ हैं आरपी श्रीवास्तव सर, स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग
एडिटर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले शिवम मिश्रा जी, जिस तरह से आप लोग हर बार तर्क देते रहे, क्योंकि जब भी इस पर बात हुई है, डिबेट हुआ, आप तर्क देते रहे कि ये चुनाव सुधार की एक प्रक्रिया है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रही कि आप इसे अपने फायदे के लिए लेकर आए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है यह संवैधानिक है, एक बड़ा झटका आपके लिए। शिवम जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चलिए, लगता है कि हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। पुष्पिलाल जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रही हूँ जी, देखिए, जिस तरह से लगातार आप पहले भी आरोप लगाते रहे कि कहीं ना कहीं बीजेपी इसे अपने चुनावी फायदे के लिए लेकर आई है, बीजेपी इसे अपने फायदे के लिए लेकर आई है। आपके नेता ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष को खत्म करने की एक कोशिश थी और कहीं ना कहीं इसको अब स्कैम भी करार दिया जा रहा है। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आ चुका है। हालांकि कुछ बहुत सारे चंदे आपको भी इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले हैं, लेकिन बीजेपी कंपेयर में बहुत कम मिले हैं। तो अभी डेमोक्रेसी सिस्टम में 4 पिलर्स में अभी सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो अच्छा काम किया है पब्लिक की, जनता के लिए, सबको मालूम होना चाहिए। जो पार्टियां आते हैं, जो फंड लेते हैं, उसके रसीद जो है ना आरटीए अनुसार जो ना उन लोग इलेक्शन कमीशन को देना है, मगर अभी तक कोई नहीं हुआ, क्योंकि सरकार 2 बार आने के बाद इनका फायदा उठाने वाला आप देख लीजिए ना, आप ही का हाथ था, तो ज्यादा फायदा बीजेपी पार्टी को हुआ था। और उनसे ये फायदा से ये है, जो ये जो कंट्रोल करने का व्यवस्था जो भी है, आज कोई सिस्टम ही नहीं है अपन के पास। तो इलेक्शन कमीशन खाली इलेक्शन निभाती है, मगर ये सब भी नहीं देखने का भी एक प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी में। अभी कॉर्पोरेट कंपनीज को, अदानी जैसा लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो उनके जो कॉर्पोरेट का फंडिंग में जिसने सीएसआर फंड को कैसे मिसयूज करा, अभी पार्टी फंड में इन्हें पीछे से कितना दिया या ऑफिशियली कितनी दिया, ये सब पब्लिक को अभी तक मालूम नहीं था। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा झटका दे दिया सब पार्टियों में, इसकी असलियत बाहर आ गई है। तो ऐसा में आज मीडिया भी अभी तक ये सब्जेक्ट को इतना नहीं लिया। आपने स्वदेश चैनल वाला अच्छा सब्जेक्ट लिया, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ कि पब्लिक को जानना जरूरी है हर चीज। तो डेमोक्रेसी सिस्टम का वैल्यू है, एक एक रुपए का पाई का जो जमाना उनको आंसर देना पड़ेगा। जो प्रतिपक्ष का जो अपोजिशन पार्टी वाला रहते हैं ना, उनको जो पूछने के लिए वॉइस नहीं है, जैसा आज मोदी सरकार ने हमको हर गठबंधन में रख दिया है। आज पब्लिक का वॉइस नहीं जा रहा है, ना मीडिया भी नहीं जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज बीजेपी ने इतने पैसे लिए, किस लोगों से लिया है, किस मकसद से लिया है, कैसे दिया है, अब इतना पैसा कितना देना है, कंपनी के रूल्स के हिसाब से कितना डोनेशन दे सकते हैं, और फेवरिज्म किसके लिए किया है, कब क्या दिया, कौन सा पैसा से दिया, ब्लैक मनी से दिया, नहीं तो कंपनी की रूल्स के हिसाब से दिया, कैसे दिया है, ये सब जो पब्लिक ने ऑनलाइन में अभी आना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के सामने रखना चाहिए। अदरवाइज इलेक्शन में फिर जो पब्लिक को खरीदने के लिए, पैसे के लिए, एक तो ईवीएम का घोटाला है देश को बर्बाद करने के लिए, और दूसरी बात ये पैसे का मामला, जो पब्लिक को जो इतना खर्चा, इतना पोस्टर्स, इतना बैनर्स, इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? तो देश के जो आम जनता के लिए खर्च करने का पैसा इलेक्शन में ये जो लोग उनकी फायदे के लिए जो कारपोरेट वालों को सपोर्ट कर रहे, कम मेजॉरिटी गवर्नमेंट आने के बाद, जैसा बीजेपी सरकार ने, किसको कितना फायदा हो रहा है? मुझे लगता है शायद इसी पर कंसर्न था यहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया ये वाकई एक बड़ा फैसला है। शिवम मिश्रा जी, मुझे लगता है कि आपको मेरी आवाज जरूर सुनाई दे रही होगी, लेकिन जिस तरह से अब यहाँ पर एक बड़ा झटका लगा है आपको, क्योंकि लगातार आप कहते आए हम एक पारदर्शी प्रक्रिया लेकर आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक कह चुका है। जी बोलिए। शिवम जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? शिवम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं, अब आवाज आ रही है जी। मैं आपको कह रहा हूं कि जिस तरह से लगातार 2018 से आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आए और हर बार आप यही कहते आए कि हम एक बेहतर पारदर्शी प्रक्रिया लेकर आए, और लगातार इसको लेकर विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है कि इसे आप अपने फायदे के लिए लेकर आए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे असंवैधानिक बता दिया है। हालांकि अभी आपके तरफ से कोई ऑफिशियल बयान खासकर मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अब यहां पर कहीं ना कहीं बड़ा झटका है चुनाव से पहले आपके लिए। देखिए, हमारी तरफ से ये प्रयास रहा है कि चुनाव की जो प्रक्रिया रहे वो पूर्ण रूप से पारदर्शी रहे, और पारदर्शिता के साथ में जो चुनावी पार्टियां है, राजनीतिक दल है, उनको जो फंड दिया जा रहा है, वह फंड एक प्रक्रिया के तहत जो आ रहा है, वह पूर्ण रूप से एक
जो हम कहते हैं सफेद धन हो, जो अकाउंट के माध्यम से आए, और उसकी प्रक्रिया भी आप देख रहे होंगे, 10 हो, 100 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो या 1 करोड़ हो, जो भी फंड किसी भी पार्टी के पास आ रहा है, वह पूरा का पूरा फंड एक स्वच्छ मार्ग से आए, एक सीधे मार्ग से आए, और वह भी एसबीआई बैंक के माध्यम से आए, ताकि उसकी पारदर्शिता पर किसी भी प्रकार का संदेह न उठाया जाए। तो हमने जो प्रयास किया है, वो चुनावी प्रक्रिया में पूर्ण रूप से पारदर्शिता को लाने का प्रयास किया है। फिलहाल सुप्रीम लेकिन कोर्ट पारदर्शिता का तब होगी ना जब इसमें लोगों को पता होगा कि किस पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है। आपने तो यही छुपा के रखा था, इसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से आपने बाहर रखा था, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर खास तवज्जो दिया है कि जनता को जानने का हक है कि वो जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उनको कौन कौन चंदा दे रहा है। देखिए, जो विषय बचा है उस पर उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अभी मेरे पास भी पूर्ण रूप से इसके विषय में सूचना नहीं है, आएगी तो फिर से आपसे इस विषय में संवाद किया जाएगा, परंतु जितनी सूचना मेरे पास है वह सूचना मैं आप तक। हेलो, నేను లైవ్ మాట్లాడుతున్నాను। ठीक है देवमोहन जी, जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, लेकिन अब तो यह असंवैधानिक करार दे दिया गया है। आपकी तरफ से भी एक प्रक्रिया शुरू गई थी कि वेबसाइट में डालने की प्रक्रिया शुरू गई थी कि कौन कौन आप पार्टी को चंदा दे रहा है। हालांकि बाद में फिर आरोप लगते रहे कि आपने इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को आपने पूरी तरह से नहीं निभाया। लेकिन ये जो बड़ा था इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें अच्छा खासा चंदा बीजेपी को मिल रहा था, बाकी पार्टी को मिल रहा था, लेकिन जो प्रतिशत था वो बहुत कम था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है एकदम सराहनीय है, और हम उसका स्वागत करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को दिल से धन्यवाद करते हैं। आम आदमी पार्टी पहले दिन से जी, आपकी आवाज, हाँ जी, आम आदमी पार्टी पहले दिन से ये मांग कर रही है, जब ये बिल आया था, कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, यदि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसके तहत काले धन पे रोक लगेगी, और जिस तरीके से भाजपा के पास सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा गया है, उस पे सबसे ज्यादा चोट किसी को लग रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी को लग रही है। देखने की जरूरत है कि इतना काला धन कहां से आया, और काले धन को रोकने की, और जनता को पता होना चाहिए कि किस तरीके, जनता को पता होना चाहिए कि इतना पैसा कौन दे रहा है, उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। जिस पार्टी को वो वोट देते हैं उन्हें यही नहीं पता है कि इनको पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है। ठीक है, हालांकि ये बड़े मुद्दे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन ये बड़े मुद्दे हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अंडरलाइन जरूर किया है। ठीक है बलराज मलिक जी, जिस तरह से ये फैसला आया, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या इसमें कोई गुंजाइश बाकी है कि ये फैसला वापस भी हो सकता है, या फिर इसमें कोई संशोधन हो सकता है? इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? थोड़ा सा आपका प्रश्न मुझे जी, आपको मेरी आवाज आ रही है बलराज जी? हाँ जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आप सुनाया, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं, और क्या इसमें कुछ गुंजाइश बाकी है कि इस फैसले में कुछ संशोधन हो सकता है, या फिर इस पर रिव्यू पिटीशन भी दाखिल हो सकती है? हालांकि संवैधानिक पीठ का यह फैसला था। हाँ, ये बहुत फैसला है। ये देश हित में फैसला आया है, देर में आया है पर दुरुस्त आया है। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मामलों में इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, जल्दी से जल्दी डिसाइड होना चाहिए था। काफी दिनों से ये पेंडिंग था मामला, मगर देर आए दुरुस्त आए। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ऐसे मामलों में जिसमें पूरे देश का हित जुड़ा हुआ है, लोगों के फंडामेंटल राइट जुड़े हुए हैं, उनको तीव्र गति से इमीडिएट सुनना चाहिए। अदरवाइज ये पहले फैसला जल्दी आता तो बहुत सारे लोगों से जो ठगी ठोरी का पैसा, कमीशन और भ्रष्टाचार की तरह से, एक तरह से जो पैसा लिया है, जिसको छुपाने की जरूरत थी सरकार को, वरना सरकार को छुपाने की क्या ठीक है। लेकिन अगर हम कानूनी प्रक्रिया यहाँ पर अगर देखें बलराज जी, क्या सरकार के पास, बीजेपी के पास कोई अभी यहाँ पर कोई ऑप्शन बचा है कि दोबारा इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है? नहीं, सरकार तो अपनी तरफ से कोई ना कोई एप्लीकेशन लगा के कोशिश करेगी कि लोगों का नाम पता ना चले, और इलेक्शन कमीशन इसको अपनी वेबसाइट पे ना लगाए, ताकि लोग षड्यंत्र को समझ पाए कि किन लोगों को सरकार से बेनिफिट पहुंचा है, किन लोगों को का धन बढ़ा है देश में, और किन लोगों को बेनिफिट दिए गए हैं देश में। कौन लोग हैं, कौन धन कुबेर लोग हैं जो देश का खजाना अपने घरों में भर रहे हैं, और देश 80-90 करोड़ लोग निःशुल्क राशन पे गुजारा करना पड़ रहा है। ये इस देश का, भारत देश का आजादी के बाद सबसे बड़ा
भ्रष्टाचार है, पॉलिटिकल भ्रष्टाचार। इससे बड़ा भ्रष्टाचार ना हुआ है, शायद फ्यूचर में भी ना होगा। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार के पास कुछ ऑप्शन है, वो अपने हिसाब से जा सकती है वापस सुप्रीम कोर्ट। किसी भी तरह से कोई भी एप्लीकेशन लगा के वो कोशिश करेंगे, देश को पता ना चले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंशुल जी, देखिए, जिस तरह से अगर इसको हम पूरे एक इकोनॉमिक तौर पर अगर समझने की कोशिश करें, तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, क्या वाकई एक पारदर्शी प्रक्रिया थी? हालांकि इसे अब संवैधानिक करार दे दिया गया है, लेकिन अगर हम फैसले की बात ना करके अगर हम देखें, क्या वाकई जो ये प्रक्रिया बनाई गई थी, जो सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि वाकई ये बहुत ही पारदर्शी है, क्या इसमें घोटाला करने की कोई गुंजाइश नहीं थी? क्योंकि विपक्षी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, कुछ तो इसे लगातार स्कैम बता रहे हैं, तो इसमें किस तरह की क्या गुंजाइश थी और इसको किस तरह से कोई अपने हिसाब से इसको मोड़ सकता था और अपने फायदे में इस्तेमाल कर सकता था? मुझे लगता था कि मुझे इस पर क्लैरिटी देने की जरूरत है और आपने वही चीज़ मुझसे पूछी। पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इसका प्रोक्यूरमेंट का प्रोसीजर क्या था, ताकि हम ये समझ सकें कि वाकई क्या इसके अंदर कालाधन इन्वॉल्व था। देखिए, जिस भी व्यक्ति को डोनेशन देना होता था, वो सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चुनिंदा जो ब्रांचेस थी, वहाँ पे वो जाता था। वहाँ पे वो अपने वाइट मनी से, मतलब यहाँ पे कैश नहीं था, वहाँ पे वो अपने वाइट मनी से वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदता था। और इलेक्ट्रल बॉन्ड्स खरीदने के बाद जिस भी पार्टी को उसको चंदा देना होता था, जैसे बीजेपी को देना है, कांग्रेस को देना है, आम आदमी पार्टी को देना है, वो वहाँ पर जाता था, वहाँ पे वो बॉन्ड्स डोनेट करता था। फिर वो बॉन्ड्स जो थे, वो जो पार्टी थी, वो अपने बैंक में 15 दिन के अंदर उसको सबमिट करती थी और तब कहीं जाके वो इनकैशमेंट होता था। तो काला धन का जो मतलब मैं समझता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि ऐसा कोई भी मनी जो कि आपके पास कैश में या कुछ ऐसे अनडिस्क्लोज सोर्सेज से दिया जाता है, जो जिसके ऊपर इनकम टैक्स पेड नहीं है, जिसका सोर्स क्लियर नहीं है, जो अनडिस्क्लोज इनकम से है। यहाँ पर जो खरीदने वाला व्यक्ति है, वो उसकी इनकम पूरी तरीके से सफ़ेद थी, वाइट थी, और वो अपना बॉन्ड खरीद रहा था। अब यहाँ पर जो एक जो इशू था, जो सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज करा, उन्होंने बोला कि भाई जो पैसा पॉलिटिकल पार्टीज के पास आ रहा है, इसमें जो काला धन की बात हो रही है, तो मेरे राय अनुसार इसमें काला धन तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो भी डोनर्स थे, जो भी अपना पैसा दे रहे थे, वो वाइट मनी के थ्रू इसको खरीद रहे थे। अब इसमें जो सबसे बड़ा इशू, जो चैलेंज था, वो ये था कि जो डोनर्स थे, उनके नेम एनोनिमस थे। एनोनिमस का मतलब वो बेनामी टाइप के थे, उसका नाम जो था वो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बाहर था। तो किसने किसको कितना डोनेशन दिया, किस पार्टी के पास कितना डोनेशन दिया, इसकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही संस्था के पास थी, वो थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ये राइट्स नहीं थे कि वो उसकी लिस्ट जो थी, डोनर्स की जो लिस्ट थी, उसको वो डिस्क्लोज करे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इसमें एक सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आ रहा था, वो ये आ रहा था कि सपोज अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी किसी भी पार्टी को डोनेशन दे रही है, तो जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, जो सही मायने में उस कंपनी के ओनर्स हैं, उनको ये नहीं पता चल पा रहा था कि भाई जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उनका पैसा, जो हार्डकोर पैसा है, जो प्रॉफिट का हिस्सा है, वो किसके पास जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपने ही पैसे का फ्लो क्लियर नहीं हो रहा था। तो ये कंसर्न जो था, वो काफ़ी टाइम से आ रहा था। और इसी कंसर्न को, इस जैसे बहुत सारे कंसर्न्स थे जहाँ पे एनोनिमस डोनेशंस को लेके दिक्कतें बनी हुई थी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को एरेडिकेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज इसको असंवैधानिक करार दिया है। ठीक है, यश भारती जी, अब जिस तरह से यहाँ पर, क्योंकि लगातार आप पहले भी आरोप लगाते रहे, हमने देखा है कि जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, क्योंकि सबसे ज़्यादा चंदा इसमें बीजेपी को मिला है, जो अभी वर्तमान में सरकार में, पिछले 10 सालों से सरकार में, और आप लोग लगातार आरोप लगाते रहे। और कांग्रेस के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष को दबाने के लिए, ऐसी भी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जो बीजेपी है, वो लेकर आई थी इस इलेक्टोरल बॉन्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दे दिया। कहने के जो आप लोग कह रहे थे, वो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी उसी बात को कह रहा है, और आप लोग की बात कहने के सच साबित हो रही है यहाँ पर। देखिए भागीरथ भाई, ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना है कि चुनाव में निष्पक्षता लाने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लाई थी। और ये इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को जो है, वो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, और तत्काल खत्म करने की बात कह रहा है। तो ये तो सरकार के ऊपर एक करारा तमाचा है कि दुनिया भर की खूबियां बताने वाली और काला धन खत्म करने के लिए, राजनीति में काला धन, चुनाव में काला धन का इस्तेमाल खत्म करने के लिए ये चीज़ जो लाई गई थी, उसको सरकार के खिलाफ मान लिया है। तो ये बताता है कि जब ये सरकार जाएगी, तब क्या क्या चीज़ें खुलेंगी। और लगातार कोर्ट ये चीज़ें बता रहा है कि क्या क्या इनके सामने असंवैधानिक है। अब सवाल ये उठता है कि जो पूर्व में इनके निर्णय थे, जिसके लिए हम लोग लगातार बार बार कहते हैं, नोटबंदी के फायदे बता दें, ये कौन सा काला धन खत्म हो गया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। और ये जो सरकार के माध्यम से
जनता का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार पे जनता विश्वास करती थी कि हाँ ये कोई फैसला लिया गया है तो जनता सरकार ने अच्छा लिया होगा, लेकिन जब इस तरीके की जो निर्णय ले रहे हैं इसके खामियाजा जनता ही भुगतती रहेगी हमेशा, या भारतीय जनता पार्टी भी कुछ शर्म करके माफी मांगेगी देश से कि हमने जो जो निर्णय लिए हैं वो गलत हैं, चाहे वो पुलवामा हमला हुआ नोटबंदी के बाद में, चाहे अभी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाली बात सामने आई हो। तो ये काले धन के पे काम करने में भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार पूरी तरीके से नाकाम है और फेलियर है ये इसका। ठीक है श्रीवास्तव सर, अब राजनीतिक दृष्टिकोण से ये फैसला किस तरह से असर डालेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर बैकफुट में तो नजर आ रही है। देखिए राजनीतिक रूप से अब 2024 में चुनाव होने वाला है और आपने देखा होगा कि 2018 से लेके अब तक जो इलेक्टोरल बॉन्ड आए और कितने 16,000 करोड़ रुपया जो इसमें गए, जिसमें 60% पैसा किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के पास। और अभी समय बाकी है, हर क्वार्टरली जो है ये इलेक्टोरल बॉन्ड इशूज होते हैं और उनको जो है दिया जाता है। तो मेरा ख्याल में भारतीय स्टेट बैंक अब जो कोई नया होगा तो उसे नहीं इशू करेगी। दूसरा जो पुराना अगर कोई इशू हुआ होगा और आज अगर ये आदेश आ गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो हो सकता है इनकैश भी ना हो। तो और दूसरा एक सबसे बड़ी बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की कि आप अपने मतलब इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पर डिक्लेयर करें, अब तक जो आया है। तो अब वो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी। रही बात अब इसको चुनावी मुद्दा विपक्ष कितना बनाता है वो तो बात की बात है, लेकिन आज जो सारी प्रतिक्रियाओं को हमने देखा तो उसमें साफ साफ ये पूरा स्पष्ट लग रहा था कि विपक्ष जो हमेशा इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो है पहले से ही इसका विरोध करता आ रहा। आज सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले को लेकर के हमें लगता है कि विपक्ष को थोड़ी राहत मिली होगी। क्यों मिली होगी? क्योंकि जब जो 16,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ रुपया तो भारतीय जनता पार्टी के पास चंदा आया इस बॉन्ड के जरिए, बाकी जो दूसरी जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, वो लगभग जो है 1500 कुछ करोड़ रुपया उसके पास आया, और अन्य दल ऐसे 30 दलों को से जो है 30 रजिस्टर्ड जो दल है जिनको पास इसके माध्यम से पैसा आ सकता था, उसका 3 गुना पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास आया। मतलब यह है कि जिस पार्टी की सरकार होती है निश्चित रूप से लोगों को चंदा देने की रुझान उनके पास होता है। अब इस बॉन्ड के जरिए जो पैसा जो नंबर 1 में आया है, इसे अभी हमारी बात हो रही थी, अंशुल जी बता भी रहे थे कि जो डिक्लेयर हो रहा था पैसा वो नंबर 2 का हो ही नहीं सकता, वो काला धन हो ही नहीं सकता। ये बात अलग है, काला धन कितना है, सफ़ेद धन कितना है, अलग है। लेकिन एक चीज़ इन्होंने एक सवाल का और जवाब दिया, वो है कारपोरेट का जो पैसा है, जो शेयर होल्डर का पैसा है, उसको किसी एक कारपोरेट सेक्टर से किसी व्यक्ति ने अगर दिया, बॉन्ड के जरिए दिया, तो निश्चित रूप से उनके अधिकारों का हनन किया। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों दिया? फैसला देखिए 2 मुद्दे हैं। एक तो लोगों को जानने का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी सेंट्रल एक्ट है। तो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी सबको चाहिए। ये देश है, देखिए प्रजातांत्रिक देश है, उसको पता होना चाहिए कि कौन कितना चंदा दे रहा है, क्या दे रहा है। एकदम ट्रांसपेरेंसी की बात, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात इसलिए की गई थी, इलेक्टोरल बॉन्ड गया, उसी की बात को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया। तो हमें लगता है कि वो जो बातें हैं, जो RTI का जो कानून है और दूसरा एक कारपोरेट का जो पैसा है, ये सारे संवैधानिक चीज़ों को लेकर के ही, इन्हीं मुद्दों पर लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। अब चुनाव में किसको कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन ये बात तय है कि इस बॉन्ड के जरिए सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी को हो रहा था, और निश्चित रूप से अन्य दल जिनको चंदा लोग नहीं देना पसंद कर रहे थे, नहीं दे रहे थे, तो जरूर इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल शिवम जी, सबसे ज्यादा फायदा तो आप ही को हो रहा था, इसलिए कहीं ना कहीं नुकसान भी अब आप ही को होगा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड अभी इसको असंवैधानिक करार दे दिया गया है। लेकिन जिस तरह से आप लोग लगातार पारदर्शिता की बात कर रहे थे, तो उसमें अगर आप लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इसको अगर लेकर आ जाते तो हो सकता है शायद कुछ फैसला कुछ और कुछ होता है। यहाँ पर समस्या क्या आ रही थी? क्यों आप बताना नहीं चाह रहे थे कि आपको कितना चंदा मिल रहा है, कांग्रेस को कितना चंदा मिल रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर राजनीतिक पार्टी को चंदा मिल रहा है, क्योंकि ये कोई एक व्यक्ति की पार्टी तो नहीं होती है ना, बहुत एक समूह की पार्टी होती है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं। मुझे लगता है कि आपके कार्यकर्ता को भी नहीं पता होता होगा कि आपकी पार्टी को चंदा कितना मिल रहा है, कौन दे रहा है, कहां जा रहा है पैसा। मुझे लगता है कि इसमें क्या समस्या थी? क्या अब जो आप संशोधन की बात कर रहे हैं, जो सुधार की बात कर रहे हैं, इससे आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में लेकर आएंगे और फिर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे? देखिए, ये जो विषय है ये सिर्फ नेताओं का होता है, और कोई भी नियम या कानून बनते हैं तो समय काल और परिस्थिति के अनुरूप बनते हैं। हमारे एक साथी मित्र ने अभी कुछ समय पहले कहा कि या कुछ 10,000 करोड़ रुपए भाजपा को मिले हैं, 1,500 करोड़ रुपए कांग्रेस को मिले हैं। मुझे लगता है शायद तो हमारे SBI बैंक ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देने से पहले इनको
दे दिया होगा, या हमारे दूसरे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर यश जी, वो कभी अभी कुछ समय पहले अपयश की बातें कर रहे थे। एक बात याद रखें आप कि जो भी कानून बनते हैं वो कानून सभी पार्टियों को लागू होते हैं, खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए यह कानून नहीं बना, यह सभी के लिए बना था। और नहीं, लेकिन सभी विपक्षी पार्टियां कह रही थी इससे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत लाना चाहिए, पता होना चाहिए जनता को कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन जो निर्णय आया हुआ है, हम इस निर्णय का सम्मान करते हैं। और दूसरी बात है कि जो आज निर्णय आया है हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि मना कर रहे हैं इससे। हाँ, रही बात संशोधन की, जो उचित संशोधन इससे होंगे वो लिए जाएंगे। आगे का जो निर्णय है वो हमारे जो शीर्ष नेता होंगे उनके माध्यम से लिया जाएगा। परंतु जो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि खाली भारतीय जनता पार्टी को मिला हुआ है सारा का सारा धन, तो ये सब निरर्थक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप एक पार्टी के लीडर हैं तो आपको कुछ मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से अनर्गल आरोप लगा करके, प्रत्यारोप लगा करके आप किसी सत्य बात को झुठला नहीं सकते, या झूठी बातों को सत्य नहीं साबित सकते। ठीक है, लेकिन देखिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि देखिए कोई विपक्षी पार्टी है, उनको अगर लगता है कुछ गलत होता रहा, वो कह रही है वो, और आप देखिए मुझे लगता है कि आप सिर्फ तय नहीं कर सकते क्या सच है क्या गलत है। हर किसी की सच झूठ के एक नजरिया अलग अलग होता है। हालांकि जो मैंने पूछा था आपसे, आपने उसका जवाब तो दे दिया। ठीक है पुष्पलीला जी, देखिए प्रमुख विपक्षी पार्टी आप हैं, लेकिन आप इसका विरोध तो कर रही थी लगातार इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत। ठीक है शिवम जी, लेकिन हम देखें जब आपकी सरकार थी, लंबे समय तक आपकी सरकार रही है, कोई भी ऐसी पारदर्शी प्रक्रिया बनाने की कोशिश नहीं की गई जहां पर एक पारदर्शी प्रक्रिया बने, जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा मिल रहा है उसमें एक पारदर्शिता आए। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है कि अगर आप चंदा प्राप्त हो किसी भी पार्टी को तो किस तरह से प्राप्त होना चाहिए कोई है, क्योंकि देखिए यहां पर लगातार राहुल गांधी की अगर बात करें, कोई ना कोई एक प्लान लेकर आते हैं कि यह गलत है, इसमें ऐसा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ होना चाहिए, क्या सिस्टम होना चाहिए कि किस तरह से पार्टियों को चंदा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए जो रहता है। अभी मोदी जी आने के बाद पूरा कॉर्पोरेट लेवल पे ही उनका डेवलपमेंट देख रहा है, उनसे दोस्तानी निभाने में। इसमें जो पब्लिक का जो कंपनी का रूल्स में, कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होंगे, पब्लिक की पैसे होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, मगर जो बैंक के थ्रू, केवाईसी के थ्रू उन लोग जितना दे रहे होंगे रिसीट के नाम पे, बगैर रिसीट के अंदर भी कुछ हो सकता है। तो जितना दे रहे कंपनी, किस कंपनी ने दिया, पहली बार किस कंपनी ने दिया, उनकी इंफॉर्मेशन पब्लिक को मिलना चाहिए, चाहे हमारा पार्टी हो कोई पार्टी हो, इसमें हमारा को तो दिक्कत नहीं है। तो जो देने वाला व्यक्ति सही है, कुछ उन्होंने सेल्फिश मोटिव से आया है, या पब्लिक के लिए कुछ इसके लिए लॉस है क्या, पब्लिक का काम के लिए कुछ काम अगर फायदा हो, ना फायदा हो तो डोनेशन नहीं देगा, कुछ ना कुछ बड़ा फायदा मांगते हैं वो लोग। तो इसीलिए जो जीतने वाला पार्टी के तरफ से वो डोनेशन लिया, इसीलिए फर्स्ट टाइम से सेकंड टाइम भी बीजेपी वाला आए तो हाईएस्ट अमाउंट उनके पास ही है। अभी पब्लिक को बोलने में क्या दिक्कत है भाई, आपका कंपनी को क्या है, कौन दिया है, वो इंफॉर्मेशन एक्ट के हिसाब से उनके अंदर लाने में अच्छा ही है ना, तो पब्लिक भी मालूम हो जाएगा कौन सा कंपनी ठीक है, आप कह रहे हैं चंदा मिलना चाहिए, चंदा बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि बिना चंदे की राजनीतिक पार्टियां सर्वाइव कैसे करेंगी, लेकिन डिस्क्लोज होना चाहिए पब्लिक के बीच में कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है। ठीक है देवमोहन सिंह जी, मैं आऊंगा आपके पास, समय का मैं थोड़ा देवमोहन जी कि देखिए यहां पर हम बात करें एक पारदर्शी प्रक्रिया की, पारदर्शी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? देखिए, एक तो छोटा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि तत्कालीन जो गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, उन्होंने भी कहा था कि इससे शेल कंपनियां बढ़ेंगी। जिस तरीके से जो सत्ता में पार्टी होती है, जैसे बीजेपी के पास 60% चंदा आया है, तो वो क्यों आया है? क्योंकि यहां से चंदा देके और दूसरी तरफ से कोई उनसे फेवर लेने की कोशिश की जाती है। नहीं ठीक है, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं हो तब भी तो ये रास्ता अपनाया जा सकता है ना। मैं कह रहा हूं कि पारदर्शी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, समय का पारदर्शी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई आप पार्टी की तरफ से कोई खाका तैयार है कि क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? आप लोग अपनी पार्टी में जो चंदा लेते, क्योंकि आपके ऊपर भी आरोप लगे कि पहले आप वेबसाइट में जिक्र करते थे लेकिन अब नहीं करते आप पूरी तरह से। नहीं तो वो क्यों नहीं करते, वो भी हमने बताया था कि आप वेबसाइट पे से नाम उठा लेते थे कि इन्होंने चंदा दिया, उनको हैरेस करने का काम शुरू कर देते। लेकिन बीजेपी भी तो ये कह रही है, इसलिए हम नहीं बताना चाहते थे क्योंकि ताकि कोई हैरेसमेंट नहीं हो जाए उनके साथ, किसी तरह का दबाव नहीं। बीजेपी भी यही कह रही है, आप भी सेम ये बात कर रहे हैं। नहीं, तो वो बीजेपी सिर्फ उठा के कर देती थी, बिल्कुल हरासमेंट नहीं होगा, सबके सामने होना चाहिए, ठीक है,
हर पार्टी को कितना चंदा दिया, कितना, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है जब अपनी पार्टी के चंदे की बात आती है, मुझे लगता है सभी पार्टी एक ही बात करती है कि हमारे जो हमें चंदा दे रहा है उसको दूसरी पार्टी अपने कब्जे में ले सकती है, उसको परेशान करती है। ठीक है, आपने अभी यही कहा। ठीक है, समय कम है। बलराज मलिक जी, क्या यहां पर अगर हम देखें जो फैसला आया, अगर इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करें, समय कम है, क्या पूरा फोकस ये था कि यहां पर अगर इसको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में लेकर आ जाते तो शायद फैसला कुछ और होता, या फिर अगर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में होता तब भी इस पर इस तरह का जो फैसला है वही होता? इस पर थोड़ा सा मैं कानूनी विश्लेषण आपसे जानना चाहूंगा, समय का मैं संक्षेप में। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये छुपाने की जो बात हुई और एक चोर दरवाजे से एक कानून लाया गया, फाइनेंस एक्ट के तहत लाया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण कानून था देश के लिए, और ये पार्लियामेंट में इस पर पूरी डिबेट होनी चाहिए थी, ऑर्डिनरी लॉ की तरह इसको लाना चाहिए था। ये फाइनेंस एक्ट के जरिए चोर दरवाजे से लाया गया, गलत मकसद से लाया गया, चोरी के मकसद से लाया गया, और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को लात मार के छुपाने की कोशिश की। देर आए दुरुस्त आए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो देश के लोगों के हित में किया, संविधान के हित में किया, और ये इससे जग जाहिर हो गया। बीजेपी सत्ता में जो पार्टी है इस वक्त, तो उनका चेहरा जग जाहिर हो गया, और ये पैसा एक तरह से पॉलिटिकल चंदा नहीं है, ये रिश्वत का पैसा है, ये करप्शन का पैसा है, और करप्शन के पैसे से बीजेपी के ऑफिस और आरएसएस के जो बड़े बड़े हेडक्वार्टर बने हैं, इनकी नींव भ्रष्टाचार के इसी पैसे पे रखी है। वो एक नंबर का पैसा दिखाने के लिए बॉन्ड से लिया गया। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात आपने कही, जिस तरह से विधेयक आते हैं या बड़े बड़े कानून बनते हैं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से पार्टियों को चंदा होना चाहिए। मुझे लगता है संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा हो, इससे पब्लिक से ओपिनियन लिया जाए कि किस तरह से आपको चंदा दिया जाए जिसमें पारदर्शिता बनी रहे और वो संवैधानिक भी रहे। मुझे लगता है वाकई एक बहुत अच्छी बात आपने कही। ठीक है, यश भारती जी, उस वक्त आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपसे भी सेशन चाहूंगा, पारदर्शी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, जब मैंने बीजेपी से पूछा तो बीजेपी भी यही कहती थी कि अगर हम बता दें कि कौन किसको चंदा दे रहा है तो दूसरी पार्टी या दूसरे लोग उनको हैरेस कर सकती हैं। आप पार्टी के नेता भी यही कह रहे थे कि हमने वेबसाइट में इसलिए लिखना छोड़ दिया क्योंकि उनका हैरेसमेंट हो रहा था, उन पर लोग दबाव डाल रहे थे कि हमें भी चंदा दीजिए। सब पार्टी लगता है कि इसी तरह की बातें करती हैं। देखिए भागीरथ भाई, दो बातें हैं अलग अलग, जो मैं कहना चाह रहा था वो मैं बाद में कहूंगा, आपके सवाल का जवाब पहले दे देता हूं। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कह के रखा है, चंदा चाहिए क्यों? चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव आयोग लड़ा दे। चुनाव आयोग ने तो निर्धारित किया ना, इतनी सीमा है आपके खर्चे की, आप इतना पैसा खर्च करिए, खत्म कर दे उन सब चीजों को। चुनाव आयोग लड़वाए, प्रचार प्रसार चुनाव आयोग करता ही है, वोट डालने के लिए करे प्रचार, खत्म कर दीजिए सारी बातों को, अपना बजट बढ़ा ले उन सब चीजों के लिए। तो करने के लिए, लेकिन विपक्षी पार्टी तब भी आरोप लगाए कि सरकार अपने ही प्रचार ज्यादा करवा रही चुनाव आयोग से। नहीं, देखिए, आरोप तो लगेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो साफ सुथरी दिखाई दे, कोर्ट से ऐसी लताड़ ना पड़े। अभी तो एक बड़ा फंड है पीएम केयर फंड, उस पर भी बात आना बाकी है। जब चोर रास्ते से वो जो पैसा लिया है, साफ मुकर गए कि हम हिसाब नहीं देंगे, तो ये चोरी और सीना जोरी जो इस सरकार ने की है, आप देखिएगा धीरे धीरे परतें खुलेंगी और ये लोग सलाखों के पीछे नहीं, ये देश से भागेंगे। जिस तरीके से मुझे लगता है जिस तरह की आपने राय दी, मुझे लगता है इसी तरह की राय पर चर्चा होनी चाहिए। एक बेहतर चर्चा होने के बाद एक प्रावधान आना चाहिए, एक अच्छा प्लान और खाका तैयार होना चाहिए। ठीक है अंशुल जी, देखिए जिस तरह से यहां पर बात ये होती है कि ठीक है ये तो असंवैधानिक है, लेकिन अब क्या इसमें एक प्रक्रिया अपनाई जाए? क्योंकि एक बहुत अच्छी बात की बलराज जी ने, इसके ऊपर बाकायदा यहां पर बिल्कुल ऐसा क्या नहीं होना चाहिए कि यहां पर संसद में या विधानसभा में, राज्यसभा में चर्चा हो, सभी पार्टी के लोग इसमें शामिल हो, सभी से यहां पर एक राय ली जाए और एक ऐसा प्रावधान तैयार किया जाए जिसमें वाकई पारदर्शिता हो कानूनी लिहाज से। और आपकी अगर मैं जोड़ घटाव के लिहाज से अगर बात करूं तो उसमें क्या वो प्रावधान किस तरह का हो सकता है जिसमें पारदर्शिता भी बनी रहे और वो संवैधानिक भी रहे? देखिए, जो असंवैधानिक का जो मेन रीजन था वो था कि एनोनिमस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी जो थी उसमें डिफरेंशिएशन प्रॉपर नहीं हो पाया था, क्योंकि जो चंदा दिया जा रहा था उसको एनोनिमस मतलब बेनामी तक माना जा रहा था, जबकि उसका पर्पस ये था कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, नाम होने चाहिए डोनर्स के, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, पर राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर कवर होना चाहिए। तो ये बात सत्ता पक्ष ने बोली भी थी कोर्ट में, पर सुप्रीम कोर्ट ने वो बात को दरकिनार कर दिया। मुझे लगता है कि इसी चीज़ को लेके कोई नया खाका तैयार होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है भागीरथ जी कि जो डोनेशन वाला जो कंटेंट है, ये भले इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो जाए पर डायरेक्ट पार्टी को डोनेशंस तो जाएंगे ही जाएंगे, और रूलिंग पार्टी कोई भी हो वो हमेशा एक मेजर शेयर खाएगी डोनेशन का। तो इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने से ये पर्पस सॉल्व नहीं हो जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी वाला जो सेगमेंट है उसमें डिस्क्लोजर जो है वो जरूर राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आना चाहिए, तो मेरे ख्याल से एक बेटर खांचा तैयार हो पाएगा। ठीक है श्रीवास्तव सर, इलेक्टोरल बॉन्ड बंद होने से क्या
जिस तरह से लगातार आरोप लगते रहे कि पीछे दरवाजे से या जो भी कंपनी पैसा दे रही है, चंदा दे रही है, अब उनको अनैतिक तरीके से फायदा पहुंचाया जाएगा, क्या इस पर रोक लग पाएगी? मुझे लगता है शायद इस पर रोक तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर अब इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो गया है तो क्या दूसरी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए? क्या इस पर भी एक अच्छी बहस होनी चाहिए संसद में, लोकसभा में, और फिर एक बेहतर खाका तैयार होना चाहिए? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड होने के बाद मतलब रहने के बाद भी अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने क्या किया था कि लोगों से, अपने पार्टी के लोगों से चंदा मांगने की बात करी थी। तो चंदा तो लेगी ही पार्टियां, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। सवाल ये उठता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, जिसको जिस तरह से आया, फाइनेंस एक्ट के जरिए आया, अभी वकील साहब बता रहे थे, और जिस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे उस समय लाया गया। तो लाने के बाद एक चीज, जो सबसे बड़ी बात, जो चीजें आई, अगर ये संसद में कोई कानून बन के आता या विपक्ष के साथ बहस जो इस पर कोई उनसे सलाह ली जाती, तमाम चीज़ों को लेकर के अगर फुल प्रूफ अगर कानून बन के आता, तो शायद आज स्थिति इसकी जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती। लेकिन सवाल यह कि जब आपने सेंट्रल एक्ट को वायलेट किया, आरटीआई को वायलेट किया, अभी आप देखो कारपोरेट एक्ट या कंपनीज एक्ट में जो जिस सेक्शन के तहत लोगों का पैसा है और कोई एक आदमी जो कस्टोडियन बन के दे दे, ये सारी बातें हैं। देखिए, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल फैसला हुआ है, वहाँ ये नहीं कि कौन किस दरवाजे से पैसा ले रहा है। अभी हमारे भाजपा के मित्र बोले थे कि कैसे पता है, तो पब्लिक डोमेन में कि किसको कितना चंदा मिला, एडीआर की रिपोर्ट है, आप उसको देखिए कि किसको कितना मिला इलेक्टोरल बॉन्ड से। तो ये कोई यहाँ बैठ करके कोई अपने मन से कोई नहीं बता रहा, ये पब्लिक के सामने है कि किस पार्टी को कितना पैसा मिला, किसको कम मिला, किसको ज़्यादा मिला, सारी चीज़ें हैं। तो हमें ये कहना है कि इन सारी चीज़ों में जो चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ जनता को हर चीज़ जानने का अधिकार है, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन किसके लिए। लेकिन एक अहम सवाल, सरकार में जो रहेगा उसको ज्यादा चंदा मिलेगा, क्या वाकई यहाँ पर राजनीतिक पार्टी सीरियस है कि जो चंदा उनको मिल रहा है वो पारदर्शिता बनी रहे उसमें? देखिए, जो सरकार में उसको ज्यादा चंदा देने वाले हैं तो उसको कौन रोक पाएगा। लेकिन सवाल है कि एक ही व्यक्ति बार बार चंदा दे रहा है तो जरूर वो जो है एक तरह से कटघरे में खड़ा हो जाएगा। जैसे कोई कारपोरेट सेक्टर है, हर बार जो है पैसा दे रहा है, तो निश्चित रूप से उसको कुछ फायदा मिलता होगा तो ही दे रहा है। बिल्कुल। जहां तक इसका सवाल है, पारदर्शिता का सवाल है, निश्चित रूप से देखिए सरकार को भी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती है। हमारा देश प्रजातांत्रिक और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो अगर यहाँ ऐसी कुछ बातें आती है और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, उससे नसीहत जरूर लेना चाहिए राजनीतिक दलों को, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। बिल्कुल, नसीहत वाकई लेना है। चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, शिवोम जी, पुष्पलीला जी, देवमोहन जी, बलराज मलिक जी, अंशुल अग्रवाल जी, आरपी श्रीवास्तव सर, यश भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ पर असंवैधानिक करार दिया है, लेकिन जिस तरह से एक बहुत अच्छी बात इस डिबेट में निकली है कि अब एक कोई खाका जो तैयार होगा कि किस तरह से पार्टियों को चंदा मिलना चाहिए, बाकायदा इस पर एक चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह से हमने देखा बड़े बड़े विधेयक पर चर्चा होती, बिल आता है संसद में, वहां पर चर्चा होती, विपक्ष भी इसमें शामिल होता है, लोगों से भी राय ली जाती है। मुझे लगता है कि लोगों को इसमें शामिल किया जाए, सभी पार्टियों को शामिल किया जाए और एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा प्रावधान लेकर आया जाए जिसमें पारदर्शिता भी बनी रहे, संवैधानिक भी बनी रहे, और जिस तरह से हम अपनी लोकतंत्र की हम जो एक दुहाई देते कि हमारा जो देश है बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर बहुत अच्छा इलेक्शन होता है, इसकी भी पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए सभी को मिलजुल कर यहाँ पर प्रयास करना चाहिए। सिर्फ एक पार्टी ऐसा नहीं करे या फिर जिसकी सरकार है वो अपने हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आ जाए या एक ऐसा प्रावधान लेकर आ जाए जिससे सिर्फ उसी को फायदा हो। इसलिए यहाँ पर सोच समझकर सभी से बातचीत करके, जिस पर जनता की राय होनी चाहिए, एक ऐसा प्रावधान लेकर आए जो कि पारदर्शिता बनी रहे। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।